हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पुरुषों की कौन सी समस्याओं में हमें डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना चाहिए जिसमें हमें बच्चा लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पुरुषों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सब केसेस के अंदर पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह नहीं दी जाती है, पर लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, अगर वो इतनी ख़राब आती हैं तो उसमें पेशेंट के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना ही बेस्ट होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन देखें कि पेशेंट के जो सीमेन एनालिसिस है, अगर उस रिपोर्ट में टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट, मतलब मोटाइल स्पर्म काउंट पर ml अगर उनके लेस देन 1 मिलियन पर ml आते हैं तो उन पेशेंट्स को डायरेक्टली आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। आईवीएफ में भी जो पद्धति होती है जिसमें बच्चा लगने की संभावना इस तरह के सीमेन रिपोर्ट में ज़्यादा होती है, उसको हम ICSI कहते हैं। इसका मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब हम स्त्री बीज के अंदर डायरेक्टली शुक्राणु का इंजेक्शन लगा देते हैं, इसीलिए उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। तो एक तो ये हो गया कि पेशेंट का जो मोटाइल स्पर्म काउंट है वो लेस देन 1 मिलियन पर ml है। दूसरा, अगर पेशेंट के जो शुक्राणु हैं उनका आकार या उनकी मॉर्फोलॉजी 4% से भी ज़्यादा ख़राब है। 4% से ज़्यादा ख़राब होने के लिए क्रूजर क्राइटेरिया होता है, जिससे कि हम सीमेन की मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, और अगर वो बहुत ख़राब आती है तो पेशेंट को ICSI की सलाह दी जाती है। तीसरा होता है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब पेशेंट की रिपोर्ट में नील स्पर्म काउंट आ रहा है और पेशेंट को रास्ता ब्लॉक होने की वजह से शुक्राणु बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ केसेस में तो ऑपरेशन से फ़ायदा हो जाता है, पर लेकिन कुछ केसेस अब जैसे बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस है, या फिर पेशेंट को किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई ब्लॉक हो गया है, या पेशेंट ने वैसेक्टमी करवा लिया है, या कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसके शुक्राणु बाहर निकलने बंद हो गए हैं। इन केसेस में हम डायरेक्टली जो शुक्राणु हैं वो डायरेक्टली पेशेंट की गोली में से या टेस्टिस में से निकाल सकते हैं। तो जब हम डायरेक्टली गोली में से शुक्राणु निकालते हैं, या टेस्टिस में से स्पर्म निकालते हैं, तो उसमें से जो शुक्राणु होते हैं वो कुछ नंबर होता है उनका 30, 40, 50, 60 या 100, 200। अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में जनरली ज़्यादा स्पर्म्स मिल जाते हैं, 100, 200 भी मिल सकते हैं। वो जो 100, 200 स्पर्म हैं उनसे हम पेशेंट को IUI करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे केसेस में IUI से बच्चा नहीं लगता। ऐसे केसेस में पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी ही कराना पड़ता है। तो अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का है तो ऐसे पेशेंट में डायरेक्टली अगर हम टेस्टिस से शुक्राणु निकालते हैं, जिसको कि टेसा या पैसा कहा जाता है, तो उन केसेस में उस स्पर्म को यूज़ करके हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करके जो IVF पद्धति है उसे इस्तेमाल करके और इनफर्टिलिटी का इलाज कर सकते हैं। इन सब प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेशेंट के कंसीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे याद नहीं आता कि मेरा कोई भी बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास रेफरेंस का पेशेंट कंसीव नहीं हुआ हो IVF के बाद। ये पेशेंट्स जनरली ईजिली कंसीव हो जाते हैं। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अब तो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की बात की, फिर जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है जिसमें बिना ऑब्स्ट्रक्शन के ही स्पर्म काउंट निल आता है, तो ऐसे केसेस अब जैसे सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम है, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, इनमें तो शुक्राणु मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेस देन 15%। ऑल्दो कुछ लोग जो अपना ही शुक्राणु चाहते हैं वो सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम में भी टेस्टिकुलर बायोप्सी करा लेते हैं, और अगर बाय चांस उनका कोई शुक्राणु मिल जाता है तो उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बाय चांस ही होते हैं। वो उनमें प्रेगनेंसी होने की संभावना ऑलमोस्ट निल जैसी ही होती है, लेस देन 10%। अब जो दूसरे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट में बहुत बार उनके गोली से शुक्राणु मिल जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं। अगर उनकी यंग वाइफ होती है जिसके रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ कंसेप्शन, उनको अच्छा कंसीव होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह जो प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनकी टेस्टिस काम करना कम हो गई है और उनके रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया आ रहा है, तो उनमें माइक्रोटेसी किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इट इज़ अ कॉमन प्रोसीजर, और उसमें जो शुक्राणु मिलते हैं उससे उन्हें बच्चा लगने की संभावना होती है। ऑल्दो कम होती है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर सकते, ट्राई कर सकते हैं। उनको 15 से 20% संभावना रहती है कि उनके खुद के शुक्राणु से उन्हें बच्चा हो जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स का हम
स्पर्म यूज़ करते हैं तो उसमें वही प्रॉब्लम बच्चे में ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स का हम एज़ोस्पर्मिया जीन्स के लिए टेस्टिंग कराते हैं या वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस के लिए टेस्टिंग कराते हैं, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि ये प्रॉब्लम जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं इनके अंदर हम पेशेंट को IVF की सलाह देते हैं। उसके अलावा होता है डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मतलब उनका जो स्पर्म है वो उनके यूरिन में चला जाता है। यूरिन में जाने की वजह से वो स्पर्म जो है वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता और बच्चा लगने की संभावना नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स में भी जो है हम पेशेंट के स्पर्म डायरेक्टली यूरिन में से अलग कर लेते हैं और उन शुक्राणु को यूज़ करके ICSI करा जा सकता है, जिससे कि उनको बच्चा मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। थैंक यू।